वास्तविक धारा स्रोत उपस्थित होते हैं। लिख दिया। इसके बाद हेडिंग डालो इम्पीडेंस, प्रतिबाधा। इसके बाद हेडिंग डालो प्रतिबाधा, इम्पीडेंस। लिख दिया। भाई प्रतिबाधा क्या होती है, ये आपने पढ़ा है कि कोई भी आपके पास सर्किट है, परिपथ है, ये वायर है, मान लो तार है, बेटा समझने का प्रयास करना। इस तार में करंट जा रहा है, तार में क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। तो इसका जो अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है इस करंट का, उस फैक्टर को क्या बोलते हैं अपन, इम्पीडेंस। ठीक है, तो लिखो करंट वर्ड लिखाऊं या चार्ज वर्ड लिखाऊं, बात है कि ये करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब चार्ज ही तो मूव कर रहे हैं। अरे ये तो पढ़ के आए, विद्युत धारा गति कब करती है, जब वहां पे आवेशों का प्रवाह होता है, चार्ज फ्लो करते हैं, तभी तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है सर्किट में, यही तो पढ़ा है अपन ने। तो लिखो आवेश के प्रवाह में, चार्ज फ्लो में जनरेट बैरियर, आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा, चार्ज फ्लो में जनरेट बैरियर, आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा, कॉमा लगा के लिखो, इज नॉन एज इम्पीडेंस, प्रतिबाधा कहलाती है। आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा प्रतिबाधा कहलाती है। लिख दिया। अर्थात दैट मीन्स, अर्थात दैट मीन्स, अर्थात करके लिखो, अर्थात परिपथ में, सर्किट में डिफाइन, परिपथ में परिभाषित वे कारक, सर्किट में डिफाइन वे फैक्टर, फैक्टर परिपथ में परिभाषित वे कारक जो कि विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करें, जो कि विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करें, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज करें, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करें, देख दो कॉमा लगा के, प्रतिबाधा कहलाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्शन या फ्लो का अपोज करने वाले फैक्टर क्या कहलाते हैं, इंपीडेंस, प्रतिबाधा कहलाते हैं। लिख दिया। बेटा अपन प्रतिबाधा को जो व्यक्त करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं, जेड से। किससे डिनोट करते हैं, और वास्तव में प्रतिबाधा क्या होती है, लिखो नीचे एक लाइन लिखो, फार्मूला टाइप में लिखवा रहे हैं, अच्छे से लिखना। लिखो प्रतिबाधा, प्रतिबाधा, इंपीडेंस, फार्मूला टाइप में लिखवा रहे हैं तो स्टार्टिंग से लिखना, इंपीडेंस इक्वल प्रतिबाधा, फिर बराबर का चिन्ह लगाइए, लिख दिया। फिर लिखो प्रतिरोध, इंपीडेंस लिखो, इक्वल का साइन लगाओ, इसके बाद रेजिस्टेंस लिखो, लिख दिया। इसके बाद प्लस लगाओ, लगा दिया प्लस। इसके बाद आयोटा लिखो, लिख दिया आयोटा। इसके बाद ब्रैकेट बनाओ, बना दिया ब्रैकेट, और ब्रैकेट में लिखो रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, सॉरी रिएक्टेंस, रिएक्टेंस प्रतिघात बोलते हैं हिंदी में, प्रतिघात, प्रतिघात, लिख दिया। क्या लिखा है आपने बोर्ड पे देखना, यही तो लिखा है। इंपीडेंस को अपन किससे डिनोट करते हैं, तो ये लिखा आपने प्रतिबाधा, फिर बराबर लगाया, फिर प्रतिरोध लिखा, प्रतिरोध को किससे व्यक्त करते हैं, इसके बाद आयोटा लिखा, और प्रतिघात को किससे व्यक्त करते हैं, एक्स से। किससे व्यक्त करते हैं, तो यही तो लिखा है आपने, ये प्रतिबाधा, ये प्रतिरोध है, ये प्रतिघात है, तो ये तो लिख रखा है प्रतिबाधा बराबर प्रतिरोध प्लस आयोटा, और ये प्रतिघात। इंपीडेंस इक्वल रेजिस्टेंस, ये प्लस है, आयोटा ये रिएक्टेंस है, यही तो लिखा है अपन ने, लिख लो नीचे। Z बराबर R प्लस आयोटा एक्स, इमेजिनरी नंबर, यार भी नहीं पढ़ी, क्या होगा, एक्स है ना, ये तो कैपेसिटेंस तो, हाँ लिख दिया, ये ले लिख ले, ठीक। और लिखना चाहे तो लिख दे, आयलर नंबर बोलते हैं इसको, आयलर संख्या, √-1,
पढ़ाई है तो तुमने कॉम्प्लेक्स में, समिश्र में। हाँ, इसका मूड लेना हो तो कैसे लेंगे, परिमाण लेना हो तो। ये रियल पार्ट का स्क्वायर पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा? ये वास्तविक भाग है और ये काल्पनिक, ऐसा पढ़ा है नहीं पढ़ा? तो ये वास्तविक भाग का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर, और आयोटा के साथ कोई होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो नीचे लिखो मैग्नीट्यूड लेने पर, टू टेक मैग्नीट्यूड, परिमाण लेने पर, टू टेक मैग्नीट्यूड परिमाण लेने पर। आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं इसे। लिख दिया। और x को जानना चाहते हो तो लिखो x बराबर प्रतिघात, x इक्वल टू रिएक्टेंस, रिएक्टेंस हिंदी में प्रतिघात कहते हैं, रिएक्टेंस। और रिएक्टेंस बेटा दो प्रकार का होता है, एक तो होता है कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। क्या होता है? ये 12वीं क्लास है। एक होता है बेटा इंडक्टेंस रिएक्टेंस, एक धारतीय प्रतिघात और एक प्रेरणिक प्रतिघात, एक तो धारतीय और एक प्रेरणिक। तो बेटा धारतीय प्रतिघात, प्रतिघात को किससे व्यक्त करते हैं, और धारतीय के लिए क्या लगाते हैं? ये पढ़े हैं तुमने फार्मूले, याद आ रहा है क्या? ये फार्मूले, ओमेगा क्या है यहाँ, एक्स क्या होता है, 1/ओमेगा सी। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। सी क्या है? कैपेसिटेंस, धारिता है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एल क्या है? इंडक्टेंस है। प्रेरकत्व, एल क्या है? प्रेरकत्व। नहीं पढ़े आपने 12वीं क्लास में सब कुछ एलसीआर सर्किट में पढ़ के आए हो। तो लिख दो प्रतिघात, फिर ये दो प्रकार का होता है, यहां पे लिखो धारतीय प्रतिघात और ये लिख दो कैपेसिटेंस रिएक्टेंस, धारतीय प्रतिघात, और ये फार्मूला लिख दो। और नीचे लिख दो प्रेरणिक प्रतिघात, इंडक्टेंस रिएक्टेंस, इंडक्टेंस रिएक्टेंस, प्रेरणिक प्रतिघात। लिख लिया? और तुमसे कोई ओमेगा पूछे तो क्या होती है कोणीय आवृत्ति? लिख दो नीचे ओमेगा बराबर, और ब्रैकेट में लिख देना एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति। तो ये आर क्या है? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, और एक्स क्या है? प्रतिघात। और दोनों को जोड़ दिया भाई, आर तो क्या है? प्रतिरोध, और एक्स क्या है? प्रतिघात। और ये प्लस, प्लस का मतलब कंबाइंड फॉर्म, रेजिस्टेंस और ये रिएक्टेंस, और ये कंबाइंड फॉर्म क्या कहलाता है? इंपीडेंस। समझ में आ गया? तो नीचे एरो लगा के लिखो, लिखो कंबाइंड फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, लिखो प्रतिरोध और प्रतिघात का संयुक्त रूप, कंबाइंड फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इज सेड टू बी इंपीडेंस। प्रतिरोध और प्रतिघात का संयुक्त रूप, प्रतिरोध और प्रतिघात का संयुक्त रूप प्रतिबाधा कहलाता है। कंबाइंड फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इज सेड टू बी इंपीडेंस। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड, इसे कैपिटल जेड से निरूपित करते हैं, इसे कैपिटल जेड से निरूपित करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। तो समझ में आ गया? जब मैं रेजिस्टेंस बोलूंगा तो बात समझ में आ गई? अच्छा, और मैं यदि ये बोलता हूं इमेजिनरी पार्ट नहीं है, मतलब सर्किट है उसमें कॉइल नहीं लग रही या कैपेसिटर नहीं लग रहा,
मतलब इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो उस सर्किट में फिर इंपीडेंस का काम कौन करेगा? केवल रेजिस्टेंस। तो कई बार हम जेड के स्थान पर क्या काम में लेंगे? आर। लेकिन कब लेंगे? जब सर्किट में क्या नहीं लगी हुई है? कॉइल, कैपेसिटर नहीं लग रहा है। समझ में आ गया? केवल क्या लग रहा है? वायर। क्या लग रहा है? केवल वायर। इसके बाद हेडिंग डालो इसी में, नेक्स्ट पॉइंट, प्रवेश्यता। प्रवेश्यता, एडमिटेंस। एडमिटेंस, प्रवेश्यता। प्रवेश्यता, एडमिटेंस। लिख दिया? प्रवेश्यता क्या होता है? प्रतिबाधा पड़ी, इसका उल्टा कर दें। इसका क्या कर दें? उल्टा। जेड पढ़ाया आपने, तो जेड का उल्टा फैक्टर, इसका मतलब क्या हो गया? 1/जेड। तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा बोलते हैं। उल्टा का मतलब इनवर्स। भाई इसको हम जेड इनवर्स भी तो लिख सकते हैं, बात एक ही तो है, ऐसे नहीं लिख सकते क्या? तो जेड का जो इनवर्स है वो क्या कहलाता है? एडमिटेंस कहलाता है, व्युत्क्रम फलन बोले हिंदी में तो, ठीक है। और एडमिटेंस को अपन डिनोट करते हैं किससे? वाई से। किससे व्यक्त करते हैं? तो लिखो, इनवर्स फंक्शन ऑफ इंपीडेंस, प्रतिबाधा का व्युत्क्रम फलन, इनवर्स फंक्शन ऑफ इंपीडेंस is said to be admittance, प्रतिबाधा का व्युत्क्रम फलन, फिर कॉमा लगाओ, प्रवेश्यता कहलाता है। प्रतिबाधा का व्युत्क्रम फलन प्रवेश्यता कहलाता है। देखो, इट इज नोटेड बाय वाई, इसे वाई से निरूपित करते हैं। प्रतिबाधा का व्युत्क्रम फलन प्रवेश्यता कहलाता है, इसे वाई से निरूपित करते हैं। इट इज नोटेड बाय वाई, और ये फार्मूला लिख लो। डब्बे में बंद कर दे बेटा। खुशी, डब्बे खत्म हो गए क्या? अरे बिटिया, लिख लिया? प्रतिबाधा का व्युत्क्रम फलन, ये फार्मूला लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, ओम का नियम। ओम का नियम, ओम्स लॉ। ये डिक्शनरी चल रही है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये शब्द काम आएंगे सब। बताओ तो 10th क्लास में ओम का नियम क्या पढ़ा? वी का मतलब वोल्टेज, विभव पढ़ा है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? अच्छा, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, तो कांस्टेंट क्या यूज लेते हो आप? ये कहानी है। अच्छा, यदि दोनों के मध्य अपन ग्राफ खींचे, क्या खींचे? ग्राफ, कैसी लाइन मिलती है प्रोपोर्शनल में? स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्या होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन? वेरी गुड। तो उसी इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तुम ध्यान से देखो तो। y का काम v कर रहा है, m का काम r कर रहा है, x का काम यहाँ पे v और i के बिटवीन खींच रहे हैं। किसके मध्य खींच रहे हैं? v और, बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा? और c यहाँ पे 0 है, कांस्टेंट है, वो कितना है? 0। तो y और x के बिटवीन कर्व खींचेंगे तो कैसे मिलेगी? स्ट्रेट लाइन। यही तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। यदि मैं यहाँ पे +0 लिख देता हूँ और v और i के मध्य ग्राफ खींचता हूँ, तो v का काम तो y कर रहा है, और i का काम x कर रहा है, और r का काम m कर रहा है, और c कितना है? 0। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई नहीं हो गई? तो आपको कैसी लाइन मिलेगी? स्ट्रेट लाइन। यही तो है। तो ओम का नियम क्या कहता है, बताओगे? क्या कहता है ओम का नियम? कि हमारे पास कोई वायर है, और वायर की फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था पढ़ते हो तुम? ये क्या होता है? वेरी गुड, प्रेशर, टेम्परेचर, एरिया, पढ़ाया नहीं पढ़ा अपन ने? ये कांस्टेंट है। ये क्या है? तो उस चालक तार में आपने जो करंट फ्लो किया है, धारा प्रवाहित की है,
तो वहां पे क्या जनरेट होगा, पोटेंशियल जनरेट होगा, विभव उत्पन्न होगा। तो वो विभव उस करंट के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। पढ़ा या नहीं पढ़ा, लिखो लिखो। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टिंग वायर, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था नियत हो, कांस्टेंट, if the physical state of conducting wire is constant, then यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था नियत हो तो उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, ऐसे लिखो, उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभव उस चालक तार के सिरों पर कंडक्टिंग वायर के टर्मिनल पर जनरेट पोटेंशियल, उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभव, लिख दिया, कॉमा लगाओ। कंडक्टिंग वायर में फ्लो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभव, फिर कॉमा लगाओ, चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यही तो पढ़ा है आपने, अरे ये तो 10th में पढ़ा है। कंडक्टिंग वायर में फ्लो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लिख दिया, अर्थात करके छाप दो बोर्ड से। हाँ, वोल्टेज और करंट के बिटवीन आपने ग्राफ खींचा, कैसी लाइन मिली, नीचे लाइन लिखो ना, नीचे एक लाइन लिखो। अतः स्पष्ट है कि, तो इट इज क्लियर, वोल्टेज एंड करंट के बिटवीन कर्व ड्रॉ करने पर, अतः स्पष्ट है कि वोल्टता और धारा के मध्य वक्र खींचने पर, वोल्टता और धारा के मध्य वक्र खींचने पर सीधी रेखा प्राप्त होती है। वोल्टेज एंड करंट के बिटवीन कर्व ड्रॉ करने पर स्ट्रेट लाइन फाइंड होती है। वोल्टेज एंड करंट के बिटवीन कर्व ड्रॉ करने पर स्ट्रेट लाइन फाइंड होती है। वोल्टता और धारा के मध्य ग्राफ खींचने पर या वक्र खींचने पर, ग्राफ लिख लो, वक्र लिख लो, एक ही बात है। कैसी रेखा मिलती है, सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखवाया है। नेक्स्ट लाइन टॉपिक लिखो, ये काम आएगा। लिखो, रैखिक प्रतिबाधा, लीनियर इंपीडेंस, रैखिक प्रतिबाधा। अब ये शब्द काम आएंगे आगे चल के कि रैखिक प्रतिबाधा क्या होती है। तो रैखिक प्रतिबाधा क्या होती है, माइंड में सेट करो बेटा। ऐसी इंपीडेंस होनी चाहिए कि जब अपन वोल्टेज और करंट के बिटवीन कर्व ड्रॉ करें तो आपको कैसी लाइन मिलनी चाहिए, स्ट्रेट। स्ट्रेट लाइन मिलती है तो वो लीनियर इंपीडेंस है, नहीं मिलती है तो वो नॉन लीनियर इंपीडेंस है। समझ में आ गया। तो रैखिक प्रतिबाधा क्या होंगी, ऐसी इंपीडेंस जिनके लिए वोल्टेज और करंट के बिटवीन कर्व ड्रॉ करने पर, वोल्टता और धारा के मध्य ग्राफ खींचने पर कैसी रेखा मिले, सीधी रेखा। तो लिख दो, दैट इंपीडेंस, रैखिक प्रतिबाधा हेडिंग डालिए, उसमें लिखो, वह प्रतिबाधा, वह प्रतिबाधा जिसके लिए वोल्टता और धारा के मध्य, वोल्टेज एंड करंट के बिटवीन कर्व ड्रॉ करने पर
वह प्रतिबाधा जिसके लिए वोल्टता धारा के मध्य वक्र खींचने पर वोल्टेज एंड करंट के बिटवीन कर्व ड्रॉ करने पर स्ट्रेट लाइन फाइंड हो। वोल्टता धारा के मध्य वक्र खींचने पर सीधी रेखा प्राप्त हो, स्ट्रेट लाइन। सीधी रेखा प्राप्त हो। अब इस बात को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई जरूरी है यही लिखें, ये क्या है, ओम का नियम है, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं वे प्रतिबाधा जो ओम के नियम का क्या करें, पालन करें, ओम्स लॉ का क्या करें, लिखो दैट मीन्स, अर्थात वे इंपीडेंस जो कि ओम्स लॉ का फॉलो करें, अर्थात वे प्रतिबाधा जो कि ओम के नियम का पालन करें, अर्थात वे प्रतिबाधा जो कि ओम के नियम का पालन करें, क्या कहलाती हैं, लेकिन तो रैखिक प्रतिबाधा कहलाती हैं। जो कि ओम के नियम का पालन करें, रैखिक प्रतिबाधा कहलाती हैं। लिख दिया, नीचे लिखो एग्जाम्पल, उदाहरण। एग्जाम्पल, उदाहरण। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, उदाहरण में लिख लिया, ब्रैकेट में आर लिख दो, कैपिटल आर, फिर कॉमा लगाओ, फिर लिखो बेटा इंडक्टेंस, प्रेरकत्व, 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 ब्रैकेट में कैपिटल एल, बड़ा एल लिख दो ब्रैकेट में, फिर लिखो कॉमा लगा के कैपेसिटेंस, धारिता, कैपेसिटेंस, ब्रैकेट में ये लिख दो, फिर कॉमा लगाओ और डॉट 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 ईटीसी इत्यादि डॉट 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 करके लिख दिया। आपने किसकी डेफिनेशन लिखी है, ये रैखिक। अब लिखेंगे अरैखिक प्रतिबाधा, लिखो नॉन लीनियर इंपीडेंस, अरैखिक प्रतिबाधा, नॉन लीनियर इंपीडेंस। अब इसकी डेफिनेशन तुम बताओगे। लीनियर इंपीडेंस में क्या लिखा है, डेफिनेशन पढ़ो, वोल्टेज और करंट के बिटवीन स्ट्रेट लाइन मिले, यहां पे लिखेंगे स्ट्रेट लाइन नहीं मिले, अर्थात में क्या लिखोगे, ओम्स लॉ का फॉलो नहीं हो, लिख सकते हो, डेफिनेशन लिखो, फिर एग्जांपल मैं लिखवाता हूं, लिखो डेफिनेशन वहीं से, बस इतना लिखना है कि सीधी रेखा प्राप्त नहीं हो। वह प्रतिबाधा जिसके लिए वोल्टता और धारा के मध्य आलेख खींचने पर या वक्र खींचने पर, ग्राफ खींचने पर सीधी रेखा प्राप्त नहीं हो। वोल्टता और धारा के मध्य ग्राफ खींचने पर सीधी रेखा प्राप्त नहीं हो, अर्थात ओम के नियम का पालन नहीं करें, ओम्स लॉ का फॉलो नहीं करें। रैखिक प्रतिबाधा कहलाती हैं। इट्स कॉल्ड नॉन लीनियर इंपीडेंस। लिख लिया बेटा, लिखो एग्जाम्पल में, 12th क्लास में आपने डायोड पढ़ा है, डायोड, तो वहां तुम इसे याद करो, यदि पढ़ा हो तो फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस में जोड़ते थे, और वहां पे जो ग्राफ आता था ना, और ये तो प्रैक्टिकल भी हो सकता है आपने किया हो, नहीं किया हो तो इस बार सेकंड ईयर में प्रैक्टिकल भी है आपके, ऐसे ग्राफ बनाते थे आप, याद हो तो। क्या स्ट्रेट लाइन है क्या, नहीं है स्ट्रेट लाइन, ये e की पावर में ग्राफ बनता है, चरघातांकी फलन का पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ऐसा ग्राफ बनता है। तो डायोड कैसी डिवाइस है, अरैखिक, लिखो डायोड, और लिखना चाहते हो तो कॉमा लगा के लिखो ट्रायोड, ट्रायोड, ट्रायोड,
डायोड, ट्रायोड, और मन है तो लिखना चाहो तो कॉमा लगाओ, लिखो ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, कॉमा लगा के डॉट 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 ईटीसी। ये क्या है? नॉन लीनियर। क्यों है? क्योंकि ये बेटा जब हम जोड़ते हैं ना तो वहां पे दो अवस्था में जोड़ती है, बाइसिंग स्टेट होती है इनकी, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस, अग्रदिशिक अवस्था और पश्चिम दिशिक। भूल गए क्या? पढ़ा था ना अपन ने वहां पे। देखो इसके बाद, अब एक मिनट, अब मैं एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं, लिखो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखो, लिखो रैखिक तथा अरैखिक प्रवेशता को परिभाषित कीजिए। डिफाइन लीनियर एंड नॉन लीनियर एडमिटेंस। डिफाइन लीनियर एंड नॉन लीनियर एडमिटेंस। रैखिक तथा अरैखिक प्रवेशता को परिभाषित कीजिए। रैखिक तथा अरैखिक प्रवेशता को परिभाषित कीजिए। डिफाइन लीनियर एंड नॉन लीनियर एडमिटेंस लिख दिया। अब आपने रैखिक प्रतिबाधा और अरैखिक प्रतिबाधा की जो परिभाषा लिखी है उसे पढ़ो। आपने लीनियर और नॉन लीनियर इंपीडेंस की डेफिनेशन को पढ़ो, इंपीडेंस की डेफिनेशन को। पढ़ लिया? यदि मैं वहां पे, आपने इंपीडेंस वर्ड का यूज किया है, प्रतिबाधा शब्द का उपयोग किया है, उसके स्थान पर मैं एडमिटेंस वर्ड लगा दूं तो आपका उत्तर तैयार हो गया नहीं हो गया? बात समझ में आ गई? और ऐसा जब क्वेश्चन आता है ना, तुम बोलते हो आउट ऑफ, अब इसमें करना क्या था भाई? इंपीडेंस वर्ड के स्थान पर केवल क्या वर्ड लिख के आना था? एडमिटेंस। समझ में आ गया? तो दोनों डेफिनेशन लिख दो, लीनियर वाली और नॉन लीनियर वाली। लेकिन जहां पे इंपीडेंस शब्द है वहां पे क्या लिखेंगे आप? एडमिटेंस। मतलब प्रतिबाधा के स्थान पर कौन सा शब्द यूज में करेंगे? प्रवेशता। बाकी दोनों डेफिनेशन हेडिंग डाल के लिख दो आंसर में। रैखिक प्रवेशता लिख दो और इसके बाद अरैखिक। और सर एग्जाम्पल क्या होते हैं? तो एग्जाम्पल है वो अपोजिट ही करने होते हैं, आर है 1/r, पर तुम एग्जाम्पल मत लिखना, ठीक है? तुम केवल डेफिनेशन लिख दो। जैसे प्रतिरोध है तो उसको आर इनवर्स लिखा जाता है। ये आगे चल के तुम्हें समझाएंगे, सिग्मा और रो की कहानी है। चालकता और प्रतिरोधकता दो शब्द आएंगे, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी तुमने पढ़ी हो तो। केवल डेफिनेशन लिख दो, प्रतिबाधा है वहां पे प्रवेशता शब्द का यूज करो। भाई रैखिक प्रवेशता और लिख दो उसमें हेडिंग डाल के कि वोल्टेज और करंट के बिटवीन कर्व ड्रॉ करने पर स्ट्रेट लाइन फाइंड हो, या ओम्स लॉ का फॉलो करे तो उसे रैखिक प्रवेशता कहते हैं। और ऐसे ही अरैखिक लिख दो। लिख लिया हो तो आगे चलें। लिख लिए बेटा? चलो इसके बाद हेडिंग डालो।
रे में दो मात्रा आती है, रे के लिखते हैं तब। चलें आगे। लिखो इसके बाद बाइलेटरल इंपीडेंस, हेडिंग डालो। द्विपार्श्विक, द्वि संस्कृत का शब्द है द्विपार्श्विक, बाइलेटरल इंपीडेंस। द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, बाइलेटरल इंपीडेंस लिख दिया। अब बाइलेटरल इंपीडेंस क्या होगी, सुनो ध्यान से। द्विपार्श्विक प्रतिबाधा क्या होगी? आपके पास ये कोई इंपीडेंस है, मान लो ये कोई इंपीडेंस है, ये सर्किट में कनेक्ट है। सर्किट में करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, ठीक है। फिर हमने ये डायरेक्शन चेंज कर दी, ये किसका फ्लो हो रहा है ऐसे? करंट का। थोड़ी देर बाद हमने बैटरी के ध्रुव चेंज कर दिए, जो पोल थे, और करंट का फ्लो हमने ऐसे कर दिया इसमें। और मान लो ये इंपीडेंस पहले 2 ओम थी, कितनी थी? और अब भी कितना है? 2 ओम। मतलब इंपीडेंस पर डायरेक्शन चेंज करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो उस कंडीशन में से बोलते हैं बाइलेटरल इंपीडेंस। क्या बोलते हैं? बाइलेटरल, द्विपार्श्विक। मतलब हम धारा की दिशा परिवर्तित करें और इंपीडेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़े, नो चेंज द वैल्यू ऑफ इंपीडेंस। जो इंपीडेंस की वैल्यू है वो नो चेंज रहनी चाहिए, अपरिवर्तित रहनी चाहिए। प्रभाव पड़ गया तो वो द्विपार्श्विक प्रतिबाधा नहीं है, बाइलेटरल इंपीडेंस नहीं है। किससे किससे प्रभाव पड़ रहा है? करंट की डायरेक्शन चेंज करने से। समझ में आ गया? देखो देखो, वह प्रतिबाधा जिसमें धारा की दिशा परिवर्तित करने पर, वह प्रतिबाधा जिसमें धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चेंज करने पर, वह प्रतिबाधा जिसमें धारा की दिशा परिवर्तित करने पर, कॉमा लगाओ, प्रतिबाधा के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। द वैल्यू ऑफ इंपीडेंस नो चेंज, प्रतिबाधा के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। नहीं पड़े, कॉमन आग लिख दो, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहलाती है। द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहलाती है। लिख दिया। बोर्ड पे देखो, एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख दो, उदाहरण में। प्रतिरोध, एग्जाम्पल, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, कॉमन लगा के लिखना। प्रतिरोध, प्रेरकत्व, संधारित्र द्विपार्श्विक प्रतिबाधा है। प्रतिरोध, प्रेरकत्व, संधारित्र द्विपार्श्विक प्रतिबाधा है, जबकि वाइल डायोड एंड ट्रांजिस्टर है क्या? जबकि डायोड और ट्रांजिस्टर द्विपार्श्विक प्रतिबाधा नहीं है। जबकि डायोड और ट्रांजिस्टर बाइलेटरल इंपीडेंस नहीं है। बाइलेटरल इंपीडेंस नहीं है, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा नहीं। लिख दिया। मतलब आपने क्या कहा, एक बार बोर्ड पे देखो।
इन दोनों सर्किट में अंतर बताओ क्या है। केवल बैटरी के पोल अलग हैं, बाकी जो की तो है। यहाँ प्लस है, इधर क्या है, इधर देखना, इधर माइनस और इधर, सही है। इसमें करंट कैसे जा रहा है आप ध्यान से देखो तो, सही है क्या। और इसमें करंट देखना ऐसे जा रहा है क्या। तो ये बैटरी के हमने पोल चेंज कर दिया, ध्रुव, अरे बैटरी के पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया, डायरेक्शन चेंज हो गई नहीं हो गई। मेरी बात नहीं आई समझ में। प्लस से करंट जा रहा है ऐसे, मैंने ये ऐसे चेंज कर दिया, इधर नेगेटिव आ गया, अब करंट कैसे जाएगा ऐसे। तो ये डायग्राम बन गया नहीं बन गया। अच्छा, आपने ओम का नियम पढ़ा है, V इक्वल टू क्या होता है, तो R इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन, क्लियर। और यहाँ पे R का काम कौन कर रहा है, जेड लिख रखा है क्या मैंने, R का काम कौन कर रहा है, केवल वायर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दी मान लो 10 वोल्ट की, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है मान लो 5 एम्पियर। तो बैटरी के आपने ऐसे पोल चेंज किए तो बैटरी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या। कितने वोल्ट की बैटरी लगा रखी है आपने, और करंट कितना आ रहा है इसमें, 5 एम्पियर। तो जेड इक्वल टू या आर इक्वल टू जो भी आप लिखना चाहते हो, 10/5। तो आर का मान कितना आ गया, और यहां पे आर का मान बताना। वही कहानी, तो डायरेक्शन चेंज करने पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या, ये बताओ आप तो। रेजिस्टेंस पहले भी कितना मिल रहा है, 2 ओम, अब भी कितना मिल रहा है, तो बेटा वैल्यू नो चेंज है या नहीं। तो ये कौन सी इंपीडेंस है, बाइलेटरल। कौन सी इंपीडेंस है, चाहे करंट ऐसे फ्लो हो या करंट ऐसे फ्लो, मतलब इंपीडेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। लेकिन डायोड लगाते हैं हम यहाँ पे, डायोड क्या लगाते हैं हम, डायोड। तो डायोड का ये पी टर्मिनल और ये एन, जब एन टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से जुड़ता और बेटा पी टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ता, इसे बोलते फॉरवर्ड वाइज, क्या बोलते। और जब बैटरी के ध्रुव चेंज करते तो पी किससे जुड़ता, नेगेटिव से, और एन किससे जुड़ता, उसे बोलते रिवर्स वाइस। कौन सी वाइस, और हम जानते हैं रिवर्स वाइस में करंट का फ्लो नहीं होता है, रिवर्स वाइस में करंट का फ्लो, अब करंट नहीं जा रहा इसका मतलब वहां पे प्रतिरोध बढ़ गया। तो प्रतिरोध चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है नहीं हो रहा, क्या चेंज करने पर, डायरेक्शन चेंज करने पर। तो इसका मतलब वो बाइलेटरल इंपीडेंस नहीं है। बात समझ में आ गई, बना दो ये डायग्राम, जैसे दिख रहा है जो कि त्यों बना दो नीचे। एक लाइन लिख दो, तो इट इज क्लियर, अतः स्पष्ट है कि बोथ कंडीशन में
अतः स्पष्ट है कि दोनों स्थितियों में प्रतिरोध का मान समान प्राप्त होता है। अतः स्पष्ट है कि बोथ कंडीशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम डिफाइन होती है। देयरफॉर रेजिस्टेंस इज ए बाइलेटरल इंपीडेंस। दोनों स्थितियों में प्रतिरोध का मान समान प्राप्त होता है, इसलिए प्रतिरोध द्विपार्श्विक प्रतिबाधा है। इसलिए प्रतिरोध द्विपार्श्विक प्रतिबाधा है। रेजिस्टेंस इज ए बाइलेटरल इंपीडेंस। लिख दिया। अब ये द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, इसके स्थान पर प्रवेशता वर्ड होता बाइलेटरल एडमिटेंस। तुम क्या करते हैं? कुछ नहीं करना, जहां प्रतिबाधा शब्द लिखा है वहां पे क्या लिख देते हैं? एडमिटेंस। बाकी जो कि तो फालतू में मेहनत करना मीनिंगलेस है। समझ में आ गया नहीं आ गया भाई? द्विपार्श्विक प्रवेशता शब्द आया बाइलेटरल एडमिटेंस, तो जो कि तो डेफिनेशन लिखेंगे, केवल इंपीडेंस के स्थान पर क्या वर्ड यूज लेंगे? एडमिटेंस। क्लियर है टॉपिक? चलें आगे। चलो तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? पर ये जो पढ़ा रहे हैं ना, इनको तैयार करते चलना जिससे आगे प्रॉब्लम नहीं आए।